A very good morning to all of you. I am डॉक्टर रंजीता. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज और हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के भी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इस सेट का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज एस लिंक्ड रिसेसिव इन विच फीमेल्स आर मोस्टली कैरियर एंड मेल्स आर अफेक्टेड विच इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज. उस डिजीज का नाम बताइए जिसके अंदर वो एक्स लिंक्स रिसेसिव डिजीज है. मतलब एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो लिंक्ड होती है, रिसेसिव है उसके ऊपर, और फीमेल जो होती है उसकी कैरियर्स होती है मोस्टली, और मेल्स जो होते हैं उससे अफेक्टेड होते हैं. और इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है. उस डिजीज़ का नाम बताइए. NCERT का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल NCERT से. ये उस डिजीज़ का नाम पूछना की कोशिश कर रहा है. आप बताएं उसमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि S क्रोमोसोम से रिलेटेड है, उस पर रिसेसिव है ये, और फीमेल्स उसकी कैरियर होती हैं और मेल्स उससे अफेक्टेड होते हैं. राइट, बताएं. सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोयूरिया है, या कलर ब्लाइंडनेस है. बताएं ये कौन सी ऐसी बीमारी है. देखिए, इस तरीके की चीज़ों को समझना कि ये बीमारी एक्स लिंक रिसेसिव क्या है, ये मैंने आपको जब मैं आपको थोड़ी हायर क्लास की NCERT पढ़ा रही थी, क्लास 11, 12, और जब हम क्लास 10 की NCERT भी पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो कुछ जो डिजीजेज होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं. रिसेसिव और डोमिनेंट दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं. रिसेसिव कैरेक्टर वो होगा जो उसका जेनेटिक मेकअप हमारे अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन डिजीज एग्जिबिट नहीं होगी. डोमिनेंट कैरेक्टर वो होगा, मतलब डिजीज की बात भी नहीं होगी, कैरेक्टर होता है एक तरीके का. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था फ्यूज्ड ईयर लोब्स. कुछ लोगों के ईयर लोब्स जो होते हैं वो लोब्स नहीं होते, वो फ्यूज हुए होते हैं. राइट, आपको अलग से ऐसा गोल नहीं दिखाई देगा. उनका ईयर की शेप जो होगी आपको ऐसे, ये ऐसे, आपको ये जो ये वाला चीज़ है ये नहीं दिखाई देगा, ये सीधा अटैच होगा यहाँ से, ऐसे ईयर होते हैं. उसी तरीके से स्किन है, आई का कलर कई बार रिसेसिव होता है, डोमिनेंट होगा तो वो दिखाई देता है. तो उसी तरीके से एक बीमारी भी है. कौन सी बीमारी है? सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कौन है? तो इसका सही जवाब है हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया वो डिजीज़ है जो कि एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है और रिसेसिव होती है. जेनेटिक डिसऑर्डर है ये एक तरीके का. इसमें क्या होगा? विच इज़ वाइडली नोन एज रॉयल डिजीज. इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज एंड मैनी डिसेंडेंट्स शो हीमोफिलिक डिसऑर्डर. क्वीन विक्टोरिया को ये डिजीज़ थी लेकिन वो थी, उनको कुछ नहीं हुआ था, मतलब वो डिजीज़ को एग्जिबिट नहीं करती थी, वो कैरियर थी सिर्फ उसकी. तो उनके जो नीचे वाले प्रोजेनी और जो उनकी अलग जनरेशन थी उनमें से कुछ लोगों को हीमोफीलिया हो जाता है. तो इसका नाम जो है रॉयल डिजीज़ दे दिया गया. ये एस लिंक डिजीज है. दैट इज वाई मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड एज मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम वाइल फीमेल के पास XX दोनों होते हैं और मेल के पास XY होगा. तो दूसरा जो Y क्रोमोसोम होता है वो उसको मेल बनाता है. तो X क्रोमोसोम पे ये रिसेसिव है, तो X क्रोमोसोम पे ये जब आ जाती है तो ये मेल्स के केस में एग्जिबिट करती है. तो ये हायर क्लास की NCERT से लिया गया थोड़ा सवाल है, और लेकिन हमने जब हम NCERT पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिस्कस भी किया था. तो हीमोफीलिया वो डिजीज है. राइट, अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA एज जेनेटिक मटीरियल. तो DNA और RNA के डिफरेंसेस की बात हो रही है इस सवाल में. तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि RNA जो है उसके पास एक OH ग्रुप होता है वे DNA के पास नहीं होता है. पहली स्टेटमेंट कहती है. दूसरे की स्टेटमेंट कहती है RNA जो है यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायामिन विच इज प्रेजेंट इन DNA. थायामिन होता है DNA में और यूरासिल जो होता है RNA में होता है. RNA इज यूजुअली अ सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स वेयर DNA इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. साइटोसिन इज प्रेजेंट ओनली इन RNA एंड एब्सेंट इन DNA. तो ये जो है कौन सा स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द कैरेक्टर, मतलब गलत कौन सा स्टेटमेंट है ये पूछा जा रहा है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? साइटोसिन इज प्रेजेंट ओनली इन RNA. अब अगर मान लीजिए आपको चार स्टेटमेंट आपने पढ़े, चारों स्टेटमेंट आपने पढ़े, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल सवाल है. राइट, उनको पहले तीन स्टेटमेंट में ही आप लोगों को लगा होगा कि दिस सवाल इज बियॉन्ड अवर
रीच, बट ऐसा नहीं है। इसका लास्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, साइटोसिन इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ये लिखा हुआ है, और एब्सेंट है डीएनए में। मैंने आपको क्या बताया था, जो बेस पेयर मैंने आपको बताया था डीएनए के केस में, मैं बार बार आपको बताती हूँ बेस पेयरिंग कैसे होती है, आया, था, चला, गया। मैंने आपको ये निमोनिक बना के बोला है, आप उसको याद रखिए। तो ये चारों जो हैं बेस पेयर्स हैं। तो सी से क्या है, सी से है साइटोसिन। तो साइटोसिन जो है डीएनए में प्रेजेंट है, आप इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। और आरएनए के केस में क्या होता है, यूरेसिल जो होता है थायमिन की जगह रिप्लेस हो जाता है, थायमिन की जगह पे आ जाता है, टी की जगह पे यू आ जाता है, तो आया ए यू बन जाता है आरएनए के केस में। साइटोसिन गुआनिन के साथ में ही पेयर होगा, तो साइटोसिन प्रेजेंट होता है डीएनए में भी, दिस यू नो। तो लास्ट स्टेटमेंट गलत है, अच्छे से आपको पता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आगे वाली स्टेटमेंट सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे। स्टेटमेंट नंबर 4, अगर आपको स्टेटमेंट नंबर 4 मेरी बात याद है, जो मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमेशा पढ़ाती हूँ, बेस पेयरिंग कैसे होती है, आया था चला गया वाला निमोनिक, अगर आपको याद है तो आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, इस सवाल को ठीक कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सवालों को मैं हमेशा कहती हूँ एक बार पढ़ जरूर लिया करो, देखते ही कट मत लगाया करो, देखते ये मत सोचा करो कि भाई ये हमारी डोमेन के बाहर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपने उसमें से एक ही स्टेटमेंट आपको पता हो डीएनए और आरएनए के बाद, हो सकता है वही स्टेटमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो, उसी की वजह से एलिमिनेशन मेथड से आपका सवाल ठीक हो जाए, जैसे कि इसमें हुआ। तो इसका सही जवाब है 4, वही कि साइटोसिन जो होता है प्रेजेंट होता है आरएनए में और एब्सेंट होता है डीएनए में। गलत बात है, डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आरएनए और डीएनए क्या है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, बट हैव सम डिफरेंसेस, इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, आप ये देख सकते हैं। आरएनए में OH ग्रुप होगा, वो एक्चुअली इंक्रीजेज इट्स रिएक्टिविटी गिविंग इट्स एन हाई इवोल्यूशनरी कैपेसिटी देता है ये इसको। आरएनए में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पे, डीएनए में प्रेजेंट, बट डीएनए में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता। आरएनए जो होता है यूजुअली सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो दिस वाज इट, 12th क्लास का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बट हमने जब एनसीईआरटी पढ़ी थी तो हमने इसको डिस्कस किया है बहुत बार। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिफोर कार्बन, कार्बन से पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक मास यूनिट बिकॉज ऑफ इट्स large number of compounds formed with different elements and because it gives most of the elements and whole mass number। ये बोल रहे हैं कार्बन जो है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट मेजर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ बनाता है कंपाउंड्स, ओके। लेकिन कार्बन से पहले दूसरा एक और एलिमेंट था जिसको यूज किया जाता था, जो भी जिसकी प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ कार्बन के जैसे ही वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये पूछ रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन है या बोरॉन है। तो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि कार्बन से पहले कौन से एलिमेंट को यूज किया जाता था। जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है। सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। तो ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, बिफोर कार्बन ऑक्सीजन वॉज यूज टू मेजर द एटॉमिक मास यूनिट। ये 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन वॉज सेट टू बी 1 एटॉमिक यूनिट। तो एक एटॉमिक यूनिट किसको कहा जाता था, 1/16 ऑफ द मास ऑफ द ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन का मास है उसकी 1/16 को हम बोलते थे 1 एटॉमिक यूनिट। तो कार्बन से पहले ऑक्सीजन को यूज किया जाता था। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी कार्बन की तरह क्या करता है, एबल टू फॉर्म लॉट ऑफ कंपाउंड्स with almost every element as it is good oxidizing agent। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो इट वाज इजी टू डिटरमाइन द रिलेटिव मास ऑफ द कंबाइंड एलिमेंट। तो ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है, अब हम लोग यूज करते हैं C12 जो है कार्बन का आइसोटोप C12 को यूज करते हैं टू मेजर द एटॉमिक यूनिट विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब अगर आपको एक एटॉमिक मास निकालना है, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, राइट। एनसीईआरटी का सवाल है, अगेन क्लास 9 की एनसीईआरटी का, राइट। अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल जो है आपको आपके क्वेश्चन में मिल सकता है, क्वेश्चन पेपर में। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीशी ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर which is believed to exist about 500,000 years ago in Africa। अफ्रीका में रहती थी ये
स्पीशी आधे मिलियन ईयर पहले, मतलब 5 लाख साल पहले जो है ये स्पीशी जो है रहती थी अफ्रीका में। अभी इसको थोड़े दिन पहले ही डिस्कवर किया गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, बताएं तो कौन सी है? होमो हैबिलिस है, होमो बोडेनेसिस है, निएंडरथल्स है या होमो इरेक्टस है? बताएं कौन सी वो स्पीशी है जिसको अभी डिस्कवर किया गया है, रिसेंटली डिस्कवर है, न्यू स्पीशी ऑफ ह्यूमन। वो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं जो 5 लाख साल पहले रहते थे। तो सही जवाब है होमो बोडेनेसिस, होमो बोडेनेसिस। तो रिसेंटली अक्टूबर 2021 में जो है इसको डिस्कवर किया गया है। बहुत ही रिसेंट सवाल है, तो ये आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरीके का सवाल। यूपीएससी में नहीं होगा तो स्टेट पीसीएस में ज़रूर हो सकता है, बाकी किसी और एग्जाम में भी हो सकता है। तो आप लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली वन एग्जाम। तो आप अपने स्टेट पीसीएस, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप अपने स्टेट पीसीएस भी देते हैं। अगर आप एक स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आप बाकी के स्टेट पीसीएस भी देते हो। अगर आप स्टेट पीसीएस ही दे रहे हो तो आप बाकी के वनडे एग्जाम्स भी देते हो। तो दैट आई नो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो कौन सी स्पीशी है ये? होमो बोडेनेसिस। होमो बोडेनेसिस वाज द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। मिडिल प्लिस्टोसीन जो एज थी, इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर विच period because it was the period in which modern humans homo sapiens evolves in Africa and Neanderthals in Europe। तो यूरोप में उस टाइम निएंडरथल्स आ रहे थे, अफ्रीका के अंदर होमो सेपियंस उस टाइम पे डिस्कवर हो रहे थे। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, बट सिंस ये हमारी साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो वी जस्ट पिक्ड इट अप, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के ग्राफ को कंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। Which statement among the following correctly defines sound wave properties? साउंड वेव बना के दिखाई गई है आपको, ठीक है, एक वेव की तरह। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, करेक्टली डिफाइन करता है उसकी प्रॉपर्टीज को। तो पहली बात क्या लिखी जा रही है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। क्रेस्ट क्या है? ये क्रेस्ट है, और जो ये नीचे वाला होता है उसको ट्रफ बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जा रहा है वेवलेंथ, पहली स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रफ रिप्रेजेंट रीजन्स विद हाई एयर प्रेशर। जो ट्रफ होता है वहां पे हाई एयर प्रेशर होता है, वो ये बोल रहा है। थर्ड है हायर द फ्रीक्वेंसी लॉन्गर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फोर्थ एंड नन ऑफ द अबव। बताएं, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है। वेवलेंथ के बारे में, मतलब एक वेव के बारे में बात हो रही है, साउंड वेव के बारे में। वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, तो गलत है। दो कॉन्जिक्यूटिव, जो ये वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है ये, दिस वन इज वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ। ट्रफ रिप्रेजेंट द रीजन विद हाई एयर प्रेशर। ट्रफ क्या है? ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाले रीजन्स क्रिएट होंगे। तो जहाँ पे क्रेस्ट होगा, जहाँ पे क्रेस्ट होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे ट्रफ होगा वहाँ पे वो नीचे चली गई तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक्सपैंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, इधर लो प्रेशर, फिर यहाँ हाई प्रेशर, फिर यहाँ लो प्रेशर। तो जहाँ पे ट्रफ होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। हायर द फ्रीक्वेंसी लॉन्गर विल बी द डिस्टेंस, ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है। तो इसका क्या जवाब बनता है? इसका जवाब बनता है नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो आप ये समझ गए होंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वेवलेंथ क्या होती है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है दिस इज वेवलेंथ। यहाँ पे जो होता है हाई प्रेशर होगा, इधर जो है लो प्रेशर होगा, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऐसे 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 ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर आप ऐसे जाएंगी वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। तो ये तीनों की तीनों बातें गलत लिखी हुई थी, उल्टा लिखी हुई थी। अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? प्रोपेन है, मीथेन है, प्रोपेन एंड मीथेन है, या ब्यूटेन एंड प्रोपेन है? बताएं। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने आपको पूरा चार्ट बना के पढ़ाया था, एलपीजी, सीएनजी, इन सब में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया था। तो प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन एंड मीथेन, ब्यूटेन, क्या होगा इसके अंदर? एलपीजी के अंदर क्या होता है? तो एलपीजी के अंदर होता है, बताएं, एलपीजी के अंदर होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दोनों होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन।
तो द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन and propane, but two other hydrocarbons are also added like methane in small quantities. तो LPG में मेनली क्या होगा, सवाल में क्या था, मेन कंपोनेंट्स। तो मेन कंपोनेंट्स क्या है, मेन कंपोनेंट्स ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन तो हैं, साथ में थोड़ी सी अमाउंट में मीथेन भी होगा, लेकिन मीथेन उसका मेन कंपोनेंट नहीं है। ओके, मीथेन जो है मेन कंपोनेंट किसका है, सीएनजी का। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे थे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, राइट। तो मीथेन सीएनजी का मेन कंपोनेंट है। तो अदर डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी इज एलपीजी इज हाई कैलोरिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू इसकी एलपीजी की ज़्यादा होती है, और सीएनजी की जो होती है थोड़ी कम होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस यू कैन टोटली रीड। जो एलपीजी है वो लिक्विड है हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, वेयर सीएनजी रिमेन्स इन गैसियस स्टेट। तो सीएनजी गैसियस स्टेट में रहती है, एलपीजी जो होती है हाई प्रेशर देंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, वो एनडीए एग्जाम 2010 का सवाल है। तो 2010 में एनडीए एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। बताएं। तो एनडीए एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं 9, 10, 11, 12 वाली जो क्लासेस होती हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली सारी क्लासेस के ऊपर ही साइंस पे फोकस करते हैं। तो उस एग्जाम में ये पूछा गया, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल हो जाता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एन फोर्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, रिमेन सेम, इंक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। बताएं किसको फॉर्मूला याद है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी और मास का क्या फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अगर आपको वो पता है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता तो आपको इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला पता है तो सवाल का आंसर आएगा, आपको नहीं पता है तो नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो इंक्रीज बाय 4 है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इंक्रीज बाय 4, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2, इसके इक्वल है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब लीनियर मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर से बढ़ जाएगी। डबल अगर होगा तो 4 टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, तो 4 टाइम्स से वो बढ़ जाएगा। रेस्ट यू कैन टोटली रीड। तो मोमेंटम होता है एक ऑब्जेक्ट का, इज डिफाइंड एज द मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं, mv। इफ द फोर्स इज लीनियर मोमेंटम, इफ बाय एक्सटर्नल फोर्स इट्स लीनियर मोमेंटम इज डबल, the velocity of the object is also double, as the mass will remain constant, only velocity will change. So kinetic energy of an object is given by half of its mass multiplied by the square of the object. In this case the velocity of the object is increased by 2 times, तो kinetic energy 4 times हो जाएगी। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा सवाल जो है एनडीए एग्जाम 2010 में ही पूछा गया, नेक्स्ट सवाल भी, उसमें आपसे पूछा गया एंटीबायोटिक्स के बारे में, सच एज पेनिसिलिन। वो क्या ब्लॉक करती है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, लास्ट सेट में भी पेनिसिलिन के बारे में हमने बात किया था कि पेनिसिलिन की खोज कैसे होती है, किससे मिली थी हमको, वो एक तरीके के फंगस से हमको मिली थी, और पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। तो उसमें हमने जो साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने देखा कि भाई जो जहाँ पे फंगस लगी हुई थी जिस मोल्ड पे, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अब ये पूछा जा रहा है, अगेन एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि भाई पेनिसिलिन क्या ब्लॉक कर देती है। सेल वॉल फॉर्मेशन बैक्टीरिया की ब्लॉक करती है, आरएनए सिंथेसिस बैक्टीरिया का ब्लॉक कर देती है, डीएनए सिंथेसिस कर देती है बैक्टीरिया का ब्लॉक, या डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया किसके ऊपर अफेक्ट करती है। सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है उसी पैराग्राफ में कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल ही फॉर्म नहीं होगी। तो उनकी सेल वॉल ही फॉर्म नहीं होगी तो बैक्टीरिया बचेगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहेगा, राइट। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, तो अनलाइक प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया के पास, bacterial cells do not have cellulose in them but they have peptidoglycans as the component of their cell wall. So उनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज की नहीं बनती। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। प्लांट्स की कैसे बनती है, सेलुलोज से बनती है, लेकिन बैक्टीरिया की बनती है पेप्टिडोग्लाइकन्स से। तो एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल क्रॉस लिंकेज नीडेड टू मेक पेप्टिडोग्लाइकन्स, और पेप्टिडोग्लाइकन्स को बनने में ही, फॉर्मेशन में ही वो अफेक्ट कर देती है। तो दीज एंटीबायोटिक्स डू नॉट आउटराइट किल द बैक्टीरिया, लेकिन क्या कर रही हैं, बैक्टीरिया बन रहा है, उसकी सेल वॉल ही नहीं बन रही, बट जस्ट स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग एबल टू मेक सेल वॉल। तो क्या वो बैक्टीरिया इफेक्टिव होगा। तो
तो जो एंटीबायोटिक होंगी मस्ट टिपिकली बी टेकन फॉर 10 days until the bacteria unable to grow, die of old age। ये देखिए, ये बड़ी खास बात लिखी हुई है यहाँ पे जो बात लिखी हुई है ना सबसे लास्ट वाले पैरा में, इसमें कितनी खास बात लिखी हुई है। ये सारी बातें तो समझ के ना आप तो डॉक्टर बन जाने हो आधे। जब तक आप ये सीरीज खत्म करोगे आपको इतनी ज़्यादा साइंस और स्पेशली बायो तो इतनी ज़्यादा आ जाएगी, मत पूछो। खैर, इसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि पेनिसिलिन क्या कर रही है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मार नहीं रही, सीधा सीधा बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने दे रही। तो अब आप देखिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ही कोई भी इंसान इस दवाई को लेगा उससे पहले उसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे। जैसे ही इस दवाई को लिया जाएगा, जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे थे उनकी सेल वॉल नहीं बनेगी। पहले दिन लिया, लेकिन कुछ और बैक्टीरियाज तो बचे हुए थे, दूसरे दिन वो मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे दिन भी लेनी पड़ेगी। तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन उनकी सेल वॉल नहीं बनेगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले वाले बैक्टीरियाज, उनके पास सेल वॉल है ना ऑलरेडी, तो वो तो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस एंटीबायोटिक को टिपिकली 10 days मतलब 5 to 7 days का जो कोर्स होता है वो करना पड़ता है। 10 days until the bacteria unable to grow, die of old age, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको लेना होता है। अगर आप पेनिसिलिन खा रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होता है। आपने पेनिसिलिन ली, ठीक है, अमोक्सिसिलिन लेकर आ गए आप केमिस्ट से जाकर। बहुत सारे लोग यही करते हैं, केमिस्ट को भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि केमिस्ट ने थोड़ी ना इतना सारा डिटेल में पहले साइंस पढ़ा है, तब जाके वो केमिस्ट शॉप पे काम करना शुरू करेगा। ऐसा तो नहीं होता। आधे लोगों के पास डिग्री भी नहीं है जो केमिस्ट शॉप अपनी रन कर रहे हैं। ओके, तो वो आपको उठा के एंटीबायोटिक दे देता है। आप क्या करते हो, पहले दिन लेते हो, आपको थोड़ा सा आराम आ जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुए वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो बैक्टीरियल लोड कम हो गया। दूसरे दिन ले लिया आपने, आपको और आराम आ गया। लेकिन उसका कोर्स क्या था, 5 दिन का कोर्स था, तो आप 5 days का कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते। ज़्यादा अगर खतरनाक इन्फेक्शन है तो 7 days का कोर्स भी होता है, 10 days का कोर्स भी होता है, राइट। तो आपको वो कोर्स लेना पड़ता है पूरा, जितना डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। बट आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपनी मन मर्जी से, जैसे ही आपको थोड़ा आराम आया आपने थोड़ी सी एंटीबायोटिक ली और उसे छोड़ दिया। तो हुआ क्या, जो फर्स्ट बैच था बैक्टीरिया का उसकी सेल वॉल तो फॉर्म नहीं हुई, लेकिन कुछ और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ग्रो कर रहे थे ना। बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल भी है कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि कुछ घंटे में मर जाता है, वो थोड़े दिन सर्वाइव करता है हमारी बॉडी में। उस केस से बचाने के लिए आपको उसका कंप्लीट कोर्स लेना पड़ेगा। तो इस सवाल को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एंटीबायोटिक्स का कंप्लीट कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो डायरेक्टली बैक्टीरियसिडल नहीं होती हैं, मतलब वो बैक्टीरिया पे कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी इंसान ने आपको जान से नहीं मारा, लेकिन उसने आपकी मतलब किसी और बंदे की क्या किया, उसने उसको फॉर एग्जांपल दोनों पैर तोड़ दिए और दोनों हाथ तोड़ दिए, इस टाइप का। तो अगर आपके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं होंगे किसी इंसान के, तो वो अपनी कितनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, वो उसका दुश्मन बचेगा ही नहीं। अगर कोई दुश्मन है, आप उसको जान से मारने के सिवा उसकी को हैंडीकैप्ड बना दिया, तो वो दुश्मन जो है आपका दुश्मन नहीं बचेगा, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू हार्म यू एनी मोर। सिमिलरली बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीबायोटिक्स काम करती हैं सारी बैक्टीरियसिडल नहीं होती हैं। बैक्टीरियसिडल मतलब किलर, किल नहीं करती बैक्टीरिया को। जैसे ये वाली पेनिसिलिन क्या करती है, उसकी सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई हो रहा लेकिन उसकी सेल वॉल नहीं बनेगी, तो धीरे धीरे खत्म होगा वो। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये भी एनडीए एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट है काफ़ी, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम की बात कर रहा है वो, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम जानते हैं, तो फ्लोएम की बात हो रही है, इज करेक्ट। फ्लोएम में क्या करेक्ट है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यू, फ्लोएम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। बताएं इसमें से कौन सी बात फ्लोएम के बारे में सही है। हमने जाइलम और फ्लोएम को बहुत इलेबोरेटली पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत हमने इलेबोरेट डिस्कशन किया है अपनी एनसीईआरटी सीरीज में भी और क्वेश्चन सीरीज में भी। तो बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, तो अब बताएं इसका जवाब कौन सा सही है इसमें से 1 2 3 4। क्या आप पानी और मिनरल्स लेके जाते हैं? नो, ये जाइलम का काम है। सिंपल टिश्यू है फ्लोएम? नो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम गिव सपोर्ट टू प्लांट, अब इन दोनों में से बताओ, सपोर्ट करता है प्लांट को या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है? तो फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो फ्लोएम इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर soluble organic compounds within vascular plants। तो वो vascular plants के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? जो खाना वो बना रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू विच इज यूज्ड
ट्यूगर प्रेशर एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी टू एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर टू द प्लांट ऑर्गन्स। जो शुगर फॉर्म हो रही है उसको अलग अलग जगह पे ले जाएगा, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड, सब जगह। द अदर मटीरियल दैट मेक्स अप वस्कुलर प्लांट सिस्टम इज जाइलम। तो जाइलम क्या कर रहा है, वाटर एंड मिनरल को लेके जा रहा है, राइट। जो फ्लोएम होता है वो दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये दूसरी खास बात है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन, और जाइलम क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, बॉटम से लेके टॉप। लास्ट जो सवाल है इस सेट का, उसमें वो एनडीए 2019 में ही पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड्स फॉर्मेशन नहीं होती है, तो कौन सा है? मैग्नीशियम है, लेड है, टिन है या सिल्वर है? कौन सा इसमें से मेटल है जो ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं कर रहा? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं नोबल मेटल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 8, 9 छोटी क्लास की एनसीईआरटी में। तो अगर आप छोटी क्लास की एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको नोबल मेटल्स के बारे में बात की जाएगी। तो सिल्वर इसका सही जवाब है। सिल्वर जो है ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, बट नोबल मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये नोबल मेटल्स की बात की थी मैंने, नोबल मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। So noble metals are those which have very less reactivity and thus do not react with oxygen. That is why those type of metals are used to make ornaments. हम गहने उस चीज़ के बनाते हैं ना, अलग उसकी डिस्कलरेशन ना हो ताकि। अदर एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल्स क्या है, गोल्ड, प्लेटिनम, रुथेनियम, इन सब के, प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है। ओके, देखिए अब आप कहेंगे कि चांदी तो काला पड़ जाता है, पड़ता है चांदी काला, लेकिन उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। हेयर ऑल द एलिमेंट्स किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, विच एक्चुअली रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जो बाकी के एलिमेंट्स थे ये वाले, मैग्नीशियम, लेड और टिन, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। सो दैट्स इट, ये इस सेट के 10 सवाल थे। आई होप ये आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। सो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।